दोस्तों, आइए जानते हैं इंटर वीवोस ट्रांसफर क्या होता है। हिंदी में इसको जीवित व्यक्तियों के बीच हस्तांतरण कहते हैं। इस टॉपिक में मैंने ट्रांसफर फॉर बेनिफिट ऑफ अनबोर्न पर्सन, कोई भी अजन्मे व्यक्ति के लाभ के लिए भी कैसे अंतरण किया जाता है, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी की जाती है, उसके बारे में मैंने संक्षिप्त रूप से चर्चा की है। तो दोस्तों, सबसे पहले आइए जानते हैं कि कौन कौन सी धाराएं इसमें लागू होती हैं ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के तहत। तो धारा 5 से 14 की ये धाराएं हमने ली हैं, जिसमें मैं आपको हर धारा के बारे में बताऊंगा तो धारा क्या कहती हैं। तो आइए चलते हैं धारा 5 से। धारा 5 किससे संबंधित है? संपत्ति के हस्तांतरण की परिभाषा बताती है कि एक्चुअली संपत्ति के हस्तांतरण से हम क्या समझते हैं। तो परिभाषा होगी, संपत्ति का हस्तांतरण एक ऐसे कार्य के रूप में परिभाषित किया गया है जिसके द्वारा एक जीवित व्यक्ति, जिसमें एक कंपनी भी हो सकती है, संघ या व्यक्तियों का समूह भी हो सकता है, वर्तमान या भविष्य में एक या अधिक अन्य जीवित व्यक्तियों को या स्वयं को या दूसरों को संपत्ति हस्तांतरित करता है। तो इसमें परिभाषा दी गई है। हस्तांतरण इंटर वीवोस या उत्तराधिकार वसीयत के विपरीत है। केवल जीवित व्यक्तियों के बीच किए गए अंतरणों को ही सीमित करता है। क्या है ये केवल जीवित व्यक्तियों के बीच में ही सीमित करता है, ये वसीयत की तरह नहीं है। यह केवल जो व्यक्ति जीवित हैं उनके बीच में ट्रांसफर की ही बात करता है। धारा 5 जो है इसमें परिभाषित किया गया है, तो इसमें केवल जीवित व्यक्तियों के बीच में ही ट्रांसफर होना चाहिए, ये बात कही गई है। बिटवीन द लिविंग पर्सन्स। धारा 10 क्या कहती है? अधिग्रहण पर प्रतिबंध लगाने वाली शर्त, कंडीशन रेस्ट्रेनिंग एलिनेशन। नियम क्या है? जब संपत्ति का पूर्ण हस्तांतरण हो जाता है तो कोई भी शर्त या सीमा जो हस्तांतरिती यानी ट्रांसफर जिसको दिया गया या उनके अधीन दावा करने वालों को संपत्ति में अपने हित को छोड़ने या उसका निपटान करने से पूर्णतः रोकती है। अगर ऐसा कोई करता है तो वो जो संपत्ति का ट्रांसफर क्या होगा? शून्य माना जाएगा। क्यों? अगर आपने जब संपत्ति पूर्ण रूप से ट्रांसफर कर दी है तो जिसको आपने ट्रांसफर किया है उसका उस पर पूरा अधिकार बन जाता है। लेकिन अगर आप उसमें से कहेंगे कि भैया ये करो ये ना करो, इसको छोड़ दो, तो ऐसे कंडीशन में वो क्या होगा? ट्रांसफर वॉइड हो जाएगा। यदि कोई ऐसी शर्त लगाई जाती है जो सभी प्रकार के हस्तांतरण को प्रतिबंधित करती है तो वह शर्त अमान्य हो जाती है। लेकिन हस्तांतरण स्वयं वैध रहता है। हस्तांतरण तो हो चुका है तो वो तो वैध है, लेकिन जो विधि है, जो शर्तें डाली गई हैं वो अवैध है, वो वैध मानी जाएंगे। यह प्रतिबंध ऐसे पट्टे पर लागू नहीं होता है जहां शर्त पट्टेदाता के लाभ के लिए हो। हाँ, पट्टे के केस में अगर किसी ने पट्टा दिया है तो पट्टेदार को यह हक है, क्योंकि पट्टा जो है वो पूर्ण रूप से उसके नाम तो किया नहीं है, वो उसका खाली लाभ उठा सकता है। तो पट्टेदार जो है यानी लेसर यह शर्त लगा सकता है कि वह अपनी संपत्ति को किराए पर नहीं दे सकता है, वो किसी और को किराए पर नहीं दे सकता है या किसी और के नाम हस्तांतरित नहीं कर सकता है। दोस्तों, ये है डिफरेंस। या किसी महिला जो हिंदू मुस्लिम या बौद्ध धर्म को छोड़कर वो संपत्ति हस्तांतरित की जा सकती है, इस शर्त के साथ कि वह विवाह के दौरान इसे बेच या गिरवी नहीं रख सकती है। ये अगर हम ट्रांसफर किसी महिला को कर रहे हैं जो हिंदू मुस्लिम या बौद्ध धर्म से अलग है, तो इस शर्त के साथ उसको हस्तांतरित की जा सकती है कि वह विवाह के दौरान इसे न बेचे और न ही कहीं गिरवी रखे। सो ये धारा 10 थी दोस्तों। अब आते हैं धारा 11 पे। सृजित हित के प्रतिकूल प्रतिबंध, रेस्ट्रिक्शन रिपग्नेंट टू इंटरेस्ट क्रिएटेड।
क्या कहता है? जब संपत्ति का पूर्ण स्वामित्व हस्तांतरित किया जाता है, लेकिन हस्तांतरण की शर्तें हस्तांतरती द्वारा उस संपत्ति के उपयोग को प्रतिबंधित करती हैं कि आप ये मत करना, आप वो न करना, तो ऐसे प्रतिबंध आमतौर पर अमान्य होते हैं। क्या होंगे? अमान्य होंगे, यदि वे पूर्ण स्वामित्व के साथ असंगत हों। क्योंकि जब कोई भी व्यक्ति कोई भी स्वामित्व हस्तांतरण करेगा तो उसमें कोई शर्त नहीं होनी चाहिए, वो प्रतिबंधित माना जाता है कि आप ऐसा ना करें, वैसा ना करें। लेकिन एक केस ऐसा है, कुछ केस ऐसे होते हैं जिसमें हम लगा सकते हैं प्रतिबंध। अगर वो ट्रांसफर कर रहा है जमीन किसी को तो कर सकता है, ऐसा एक्सेप्शन में है यदि हस्तांतरणकर्ता के पास निकटवर्ती भूमि है। मान लीजिए कि जो हस्तांतरण करता है उसकी भी जमीन उसी के बगल में है, तो वे अपने पास रखी भूमि के लाभकारी उपयोग के लिए हस्तांतरित भूमि के उपयोग पर प्रतिबंध लगा सकते हैं। तो इस केस में संभव है। अब आते हैं दोस्तों धारा 13, अजन्मे व्यक्ति के लाभ के लिए हस्तांतरण, ट्रांसफर फॉर बेनिफिट ऑफ अनबोर्न पर्सन। अजन्मे व्यक्ति के लाभ के लिए संपत्ति हस्तांतरण को नियंत्रित करती है। यह धारा जो है अजन्मे व्यक्ति के लाभ के लिए संपत्ति हस्तांतरण को नियंत्रित करती है। इसमें क्या प्रावधान है? इसमें यह प्रावधान है कि संपत्ति सीधे अजन्मे व्यक्ति को हस्तांतरित नहीं की जा सकती कि आपने सीधा उसके बिना जन्मे व्यक्ति के नाम पर कर दिया, ऐसा नहीं हो सकता। इसके बजाय पहले जीवित व्यक्ति के नाम पर ट्रांसफर होगी। पहले एक अधिकार किसी व्यक्ति को दिया जाएगा कि हाँ आपका पहले अधिकार होगा, जिसके बाद अजन्मे व्यक्ति के जन्म पर उसे पूर्ण अधिकार प्राप्त हो जाता है। माँ के गर्भ में पल रहे बच्चे को जीवित व्यक्ति माना जाएगा। माँ के गर्भ में अगर बच्चा पल रहा है तो उसे क्या माना जाएगा? जीवित व्यक्ति माना जाएगा। शर्त क्या है? जीवन संपदा की अवधि समाप्त होने से पहले अजन्मे व्यक्ति का अस्तित्व में आना आवश्यक है। अगर वो बच्चा आता है तभी ये शर्त लागू होगी। तो अजन्मे व्यक्ति के लाभ के लिए हस्तांतरण दोस्तों धारा 13 में दिया गया है। मैं बहुत संक्षिप्त रूप में इसका वर्णन कर रहा हूं, बाकी अगर आपको और आवश्यकता हो समझने के लिए तो आप रेफर कर सकते हैं किसी और बुक को। अब उदाहरण के तौर पर यदि एक व्यक्ति है जो बी को जीवन भर के लिए संपत्ति हस्तांतरित करता है और बी की मृत्यु के बाद ए के अजन्मे पुत्र सी को पूर्ण रूप से हस्तांतरित करता है, तो यह धारा 13 के अंतर्गत वैध हस्तांतरण है। यदि ए बी को जीवन भर के लिए अपनी संपत्ति हस्तांतरित करके जब तक वो जिएगा तब तक उसकी संपत्ति होगी, लेकिन उसके मरने के बाद, बी के मरने के बाद जो ए का पुत्र होगा, जो जन्मा अभी नहीं जन्म लिया है, उसको वो हस्तांतरित कर रहा है कि उसके बाद वो हमारे पुत्र का अधिकार होगा अगर वो हमारा पुत्र जन्मता है तो यह धारा 13 के अंतर्गत वैध हस्तांतरण माना जाएगा। सी को जन्म के समय संपत्ति प्राप्त होगी, यद्यपि बी की मृत्यु के बाद ही संपत्ति का अधिकार प्राप्त होगा। यानी कि जब तक बी की मृत्यु नहीं हो जाती तब तक उस ए के बच्चे सी, ए के पुत्र सी को यह अधिकार नहीं प्राप्त हो सकता है। अब आते हैं दोस्तों सेक्शन 14 पर, शाश्वतता के विरुद्ध नियम, रूल अगेंस्ट परपिट्यूटी। यह धारा अस्थायी स्वामित्व के विरुद्ध नियम स्थापित करती है जो संपत्ति को अनिश्चित काल तक बंधक रखने या विशिष्ट अवधि से परे उसके हस्तांतरण को प्रतिबंधित करने से रोकती है। यानी कोई संपत्ति जो है एक समय सीमा के लिए ही हस्तांतरित की जा सकती है, ये नहीं कि उसको अनिश्चित काल के लिए कर दिया तो उसका क्या होगा? उपयोग ठीक नहीं होगा। अगर हम उसको किसी और को करना चाहेंगे या कोई और करना चाहेगा जो उसमें जीवित होगा, वो नहीं कर पाएगा। इसलिए यह रूल अगेंस्ट परपिट्यूटी बनाया गया है, यह नियम बनाया गया है कि भविष्य में अगर आवश्यकता हो तो जमीन जो संपत्ति है हस्तांतरण की जा सके।
यह हस्तांतरण के समय जीवित एक या अधिक व्यक्तियों के जीवन काल तक, साथ ही अजन्मे लाभार्थी की अल्प वयस्कता अधिकतम 18 वर्ष प्लस गर्भधारण अवधि तक हित के निहित होने के स्थगन को सीमित करती है। यानी कि जो व्यक्ति जीवित है वो तो इसका उपभोग करेगा, प्लस जो बच्चा जन्म नहीं लिया है उसका भी 18 साल और प्लस गर्भधारण की जो अवधि होती है 9 महीने की या 10 महीने की, उसको लेते हुए इस समय के अंदर तक ही वह जमीन ट्रांसफरेबल मानी जाएगी, माने हस्तांतरण माना जाएगा। उसके बाद नहीं, उसके बाद उस संपत्ति पर किसी और का भी अधिकार हो सकता है या उस संपत्ति का कुछ और उपयोग हो सकता है। तो ये है रूल अगेंस्ट परपेचुइटी। परपेचुइटी सिर्फ इसीलिए है कि आप किसी भी जमीन को अनिश्चित काल के तक हस्तांतरण नहीं कर सकते। अब आता है अजन्मे व्यक्ति के लिए हित निम्न तिथि से पहले निहित होना चाहिए, पूर्ण होना चाहिए। नंबर 1, हस्तांतरण की तिथि पर एक या अधिक व्यक्तियों का जीवित रहना। जब हस्तांतरण किया जा रहा है तो जिसको हस्तांतरण पहले करेंगे वो आदमी जीवित होना चाहिए। दूसरा है अंतिम लाभार्थी कौन होगा। अजन्मे बच्चे की माइनॉरिटी एज जो होगी 18 वर्ष तक ही स्थगित किया जा सकता है। तीसरा, गर्भधारण अवधि। यदि हस्तांतरण के समय अंतिम लाभार्थी का जन्म नहीं हुआ है तो गर्भधारण की अवधि को भी अधिकतम अनुमत समय में शामिल किया जा सकता है। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। इसमें अमान्य हस्तांतरण। यदि संपत्ति का हस्तांतरण इस प्रकार किया जाता है कि वह निर्दिष्ट समय सीमा से परे निहित होने को स्थगित कर देता है तो इसे अमान्य, शुरू से ही अमान्य या वॉइड अब इनिशियो माना जाएगा। अमान्य हस्तांतरण क्या होता है? यदि संपत्ति का हस्तांतरण इस प्रकार किया जाता है कि वह निर्दिष्ट समय सीमा से परे निहित होने को स्थगित कर देता है तो इसे अमान्य या शुरू से अमान्य से ही अमान्य यानी बाय अब इनिशियो माना जाता है। सो दोस्तों ये था धारा 5 से 14 का विश्लेषण। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में अवश्य बनाएं। अक्सर इन धाराओं से संबंधित प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। मैंने कोशिश की है कि कम शब्दों में आपको इन धाराओं के बारे में जानकारी दे दूं। सो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में अवश्य बताएं और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।